कहीं ऐसा तो नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि जो कानून सख्त होने चाहिए थे वो कानून इतने लचीले बनाए जा रहे हैं। भोपाल ट्रेजेडी के बाद हम कानूनों को लचीला नहीं देख सकते हैं। इसकी बात वीडियो के दूसरे भाग में करूंगा, लेकिन मैं रुबिका लियाकत की बात कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप को कौन सुन रहा है, ये श्रीमती रुबिका लियाकत जी ने अपने एक शो में डिबेट में कहा। ट्रंप को कोई ना सुन रहा, आपको सुन रहे हैं हम यहाँ पर कि ट्रंप को दुनिया सुन रही। कौन सुन रहा है भाई? अरे भाई मोदी जी कह रहे हैं मेरे फ्रेंड है वो, कम से कम मोदी जी के दोस्तों का तो ख्याल कर लो भाई। वो नमस्ते मोदी, नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। अब की बार ट्रंप सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नारे लगाते घूम रहे थे। मैडम आपकी बात हम तब मानते ना तब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर मीडिया कवरेज इतना ज्यादा नहीं दिया गया होता है ना। बहुत खुशी बनाई गई, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, नरेंद्र मोदी के वो दोस्त हैं, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप वही करेंगे। इस तरह का माहौल बना दिया, सबने एक ही सुर में बोला देखो देखो कौन आया, मोदी का दोस्त ट्रंप आया। ये सब हुए थे। आज आप ये नहीं कह सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात, और आप ही लोगों की देन है, आज डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट ले जा रहे हैं। सवाल जब पूछे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को सुनता कौन है, वो क्रेडिट ले गए सीज फायर का। आप ही लोगों ने हाइप बनाई, अब आप ही लोग कह रहे हैं कि नहीं 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 डोनाल्ड ट्रंप को सुनता कौन है। साहब वो इंडिया पाकिस्तान के बीच मीडिएशन करने की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, कहना ही पड़ेगा आपको। जवाब है ही नहीं आपके पास कि डोनाल्ड ट्रंप को सुनता कौन है। एकमात्र रास्ता एक हैकर बच के निकल जाने का। क्या डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी कहानी बताता हूं मैं आपको, इस पे भी मीडिया आपको कुछ नहीं बोलेगा, मैं बता रहा हूं आपको। शॉक कर देगी ये न्यूज, आपको बिल्कुल ऐसी शॉक कर देगी, हिल जाओगे अंदर से। इंडियन एक्सप्रेस का ये पन्ना पढ़िए, रिपोर्ट छपी है कि परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी ऑपरेटर्स को अनुमति देने जा रही है, लॉज में संशोधन करने जा रही है और उनकी जो देनदारी है उसको सीमित करने जा रही है। ये कदम उस निर्णय के बाद आया है जिसमें अमेरिकी कंपनियों को भारत में परमाणु उपकरण बनाने और डिजाइन करने की अनुमति दी है। यूपी की सरकार ने 2010 में सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 बनाया था। उसकी शर्तें देश को और नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करती थी, कंपनियों को जिम्मेदार बनाती थी। कॉम्पनसेशन देना तो भाई साहब देना पड़ेगा। एक दूसरा कानून है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में संशोधन करके प्राइवेट प्लेयर को लाने की पूरी तैयारी हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा विश्लेषण अच्छे से किया, पूरा विस्तार से किया। अब मैं आपको इन दो कानून के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। भोपाल ट्रेजेडी याद है आपको? 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक फॉरेन कंपनी यूनियन कार्बाइड, उसकी फैक्ट्री से पॉइजनस गैस लीक हुई थी और हजारों की लोगों की मौत हो जाती है, लाखों लोग बीमार हो जाते हैं। इस डिजास्टर के बाद पता चलता है कि इंडिया में कॉर्पोरेट लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी कि जो कानून है बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और वही उसी लूप होल का फायदा इस कंपनी को मिला। कंपनी ने सिर्फ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में $470 मिलियन दिए। जो एक्चुअल पैसा जितना देना था ना, कॉम्पनसेशन देना था, डैमेज का पैसा जो देना था उसके मुताबिक बहुत ज्यादा कम था। इस इंसिडेंट के बाद पब्लिक प्रेशर बना कि ऐसे एक्सीडेंट्स के लिए कंपनीज को ज्यादा जिम्मेदार बनाया जाए। इस पे चिंतन हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स बैठी, तो लास्ट में जाकर के फिर न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ बनाया गया। लेकिन न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ बनाने से पहले की स्थिति यानी कि 2010 से पहले की स्थिति यह थी कि इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक ऐसा लॉ नहीं था जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के लिए क्लियर लायबिलिटी फिक्स करता हो कि इतना डैमेज तो इतना पैसा आपको कम से कम देना ही पड़ेगा। अगर कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो विक्टिम्स को कोर्ट में लंबी लीगल फाइट करनी पड़ती थी, जैसे भोपाल के केस में हुआ था। भोपाल केस के बाद लॉ मेकर्स ने देखा कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में कोई भी किसी भी तरह का वाक्य अगर हो जाता है तो विक्टिम्स को जस्टिस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट बनाया जाता है, जिसमें ऑपरेटर और सप्लायर दोनों की जिम्मेदारी फिक्स की गई थी। कुछ भी होगा तुम दोनों जिम्मेदार होंगे। बहुत ही कड़ा कानून बनाया गया था। इस लॉ से क्या सीख मिली कि न्यूक्लियर प्लांट चलाने वाली कंपनी ऑपरेटर पे पहली जिम्मेदारी डाली गई। उसकी लायबिलिटी एक फिक्स अमाउंट तक लिमिटेड थी, 500-1500 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर डैमेज बहुत ज्यादा होता है तो उसका सरकार आपको पैसा देगी। तो एक जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई। अगर एक्सीडेंट किसी सप्लायर के गलत पार्ट या फिर डिजाइन की वजह से हुआ है तो ऑपरेटर सप्लायर से भी अनलिमिटेड कॉम्पनसेशन मांग सकती है। एक ये भी प्रावधान और ये भी क्लॉज डाला गया। यह क्लॉज इसलिए ऐड किया गया ताकि क्योंकि जो भोपाल ट्रेजेडी के समय ना सप्लायर या फिर फॉरेन कंपनी को सही से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका था, इसीलिए वो जो लूप होल्स उस वक्त थे उसको पूरा किया गया। कुल मिला के बात ये है, इस लॉ का मकसद था कि फ्यूचर में कोई भी फॉरेन या फिर इंडियन कंपनी न्यूक्लियर प्लांट या फिर इक्विपमेंट सप्लाई करती है तो वो भी इसके लिए इक्वली जिम्मेदार होगी, ताकि भोपाल जैसे केसेस रिपीट ना हो सके। वो बहुत ही भयंकर त्रासदी थी, मतलब उसको सोच करके भी लोगों को पसीने आ जाते हैं, रूह कांप जाती है। अब जब ये लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए ना तो सिंपल सी बात है, तो इंपैक्ट भी पड़ा। अब जब लॉ इतने स्ट्रिक्ट हो गए तो जो फॉरेन कंपनीज थी वो डरती थी। यूएस, फ्रांस
जैसे देश थे वो अपनी जो देश की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट या फिर इक्विपमेंट सप्लाई नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको पता है कि अगर कल कुछ अगर हो गया तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का रिस्क था। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से कोई कंपनी आई नहीं, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था वो भी बहुत स्लो हो गया। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई। और अब हम अमेरिका के लिए कानून को लचीला कर रहे हैं। भारत सरकार क्यों लाचार आ रही है समझ में नहीं आ रहा मुझे। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी और जो ऑपरेटर्स है ना उनको अनुमति देने जा रही है, उनकी देनदारी सीमित करने जा रही है। यह कदम अमेरिका के उस निर्णय के बाद आया है जिसमें अमेरिका कंपनियों को भारत में परमाणु उपकरण बनाने और डिजाइन करने की बिल्कुल परमिशन दे दी है। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 बनाया गया था यूपी की सरकार के द्वारा। उसकी शर्तों को लचीला किया जाएगा। नागरिकों को जो सुरक्षा देती थी अब वो उतनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। कंपनियों को जिम्मेदार बनाया जाता था, उससे भी छूट मिल जाएगी। इसी तरह एक दूसरा कानून है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। मोदी सरकार ये दोनों कानूनों को बदलने की तैयारी है। इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से इससे बातें हैं। ऐसे में विदेशी कंपनियों को कड़े कानूनों से छूट दे करके ये मेरे और आपके साथ खिलवाड़ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की परमाणु कंपनियों को ये छूट भारत के लिए बहुत भारी पड़ेगी या पड़ सकती है। घटनाएं कभी भी हो सकती है ना, दुर्घटना नहीं की जाती, हो जाती है। मतलब कंपनी मोटा मुनाफा कमाए, परमाणु कंपनी को उसके दायित्व से कैसे छूट मिल सकती है, सवाल तो ये है ना। भारत में व्यापार कीजिए, मुनाफा अमेरिका ले जाइए, गड़बड़ी हो तो हाथ झाड़ के चले जाइए, कुछ पैसा दीजिए कि हाँ हो गया ठीक, कॉम्पनसेट हो गया। ये अपने आप में थोड़ा सा डरावना है। सवाल पूछने वालों पर कंपनी उल्टे मुकदमा दायर करेगी, क्योंकि हमारा कानून उनके लिहाज से काफी ज्यादा लचीला है और उनके हिसाब से तैयार भी नहीं है। बात खत्म। ये इंपॉर्टेंट था। ये रुबिका लियाकत जी नहीं बताएंगे कौन सुनता है डोनाल्ड ट्रंप को, इसीलिए नहीं सुनोगे ना आप। तीसरी बात मैं आपको करता हूं नैरेटिव। भाजपा का नैरेटिव उन्हीं के लोगों ने भटका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ा नैरेटिव क्रिएट किया था। 6-7 मई की रात को हुए सैन्य अभियान की प्रेस ब्रीफिंग के लिए सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के साथ भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना के विंग कमांडर व्योमकांत सिंह को बैठाया गया था। यह बहुत कमाल का फैसला था। मैंने आपको बताया भी था कि दूरगामी परिणाम और एक सोच दिखाई दी है और पूरी भारत की तस्वीर उन 3 जो लोग बैठे हुए थे दिखाई दे रही थी। पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही थी। सैन्य कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखने और 2 महिला सैन्य अधिकारियों से प्रेस ब्रीफिंग कराने का मामला सचमुच एक मास्टर स्ट्रोक था। उसमें से एक महिला मुस्लिम थी जो हिंदी बोल रही थी और दूसरी महिला अंग्रेजी बोल रही थी। परफेक्ट एग्जाम्पल था, सल्यूट था। इसका मैसेज बहुत दूर तक गया था, बहुत दूर तक। लेकिन भाजपा के ही नेताओं ने इस नैरेटिव को इतना भटका दिया कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसको टैकल आउट किया जाए। भाजपा ऑपरेशन सिंदूर विवाद इतना ज्यादा गहरा गया कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बहुत ही खराब टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा आतंकवादियों ने भारत के लोगों को मारा तो भारत ने आतंकवादियों की बहन को ही भेजकर उसे मटिया में ऐड कर दिया। अब ये टिप्पणी अपने आप में बहुत ही विवादास्पद और गैर जिम्मेदाराना और क्या बोलूं मैं, सब कुछ था। चाहे जितनी माफी मांग लीजिए उससे कुछ नहीं होगा। भाजपा का जो मैसेज था बेकार हो गया। ये धारणा बना दी गई या बन चुकी है कि भाजपा के लोग मुस्लिम नैरेटिव से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी का भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इसके बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बयान दिया कि सेना, सैनिक और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल करके सेना के शौर्य की तारीफ कर रही है, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रही है, वहीं उसके एक मंत्री ने सेना को नतमस्तक कर दिया। ऐसे ही राजस्थान के एक भाजपा विधायक का तिरंगा यात्रा के दौरान तिरंगे से मुंह पहुंचने वाला वीडियो वायरल हो गया। तो ये तो सब चल रहे हैं। अब सब करने क्या गए और सफाई अब क्या देनी पड़ रही है। खैर, अभी एक अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ 3 आईपीएस पर आधारित एसआईटी को गठित कर दिया है। इस एसआईटी में एक महिला आईपीएस भी होंगी। ये एसआईटी मंत्री के बयान और उसके बाद दर्ज एफआईआर की जांच करेगी। अब अदालत ने 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मंत्री की माफी की पेशकश को ठुकरा दिया, बोले कि फालतू की बात है, एसआईटी बैठाइए और रिपोर्ट दीजिए। ये मामला लंबा खिंचता जा रहा है। मंत्री के खिलाफ पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब तक हुई कार्रवाई में मंत्री का कुछ नहीं बिगड़ा है। वैसे भी ये मामला अब शांत होता जा रहा है। सिंपल सी बात है। अब एसआईटी बैठ गई कि आप रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा, चीज़ों को लेके आएगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अभी एक और मामला सामने आया था। अशोक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लेगा और उनका पूरा नोट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये गिरफ्तारी हुई तो हुई क्यों।
क्या लॉजिक है, क्या वजह है। सुप्रीम कोर्ट में शायद कल सुनवाई उनकी हो जाएगी और वो बाहर भी निकल के आएंगे। ठीक है, बीजेपी के नेता ने एक शिकायत कर दी और धाराओं पर केस दर्ज हो गया। उस पर मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसपे विश्लेषण किया जाए, वो पूरा एक विश्लेषण था। तो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगा मैंने आपको बता दिया, आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। कुल मिलाकर के वही सिर्फ आपको इतना बताना था कि डोनाल्ड ट्रंप की सुनता कौन है। तो ये सब जिम्मेदारी से भागने का वक्त नहीं है। सरकार से खड़े होकर कड़क सवाल पूछे जाए। सीज फायर की बातें चल रही है। जियो पॉलिटिक्स क्या चल रही है समझाइए अपने दर्शकों को। वैभव शर्मा एनालिसिस अगर आप देखते रहेंगे, मेरा एनालिसिस देखेंगे तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी आपको वैसे भी, लेकिन सवाल पे लगातार पूछता रहूंगा। फैक्चुअल कल का विश्लेषण थोड़ा आपके लिए अहम होगा और अच्छा होगा, वो जरूर देखिएगा। शाम को 5 बजे 6 बजे तक वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि क्या भारत अमेरिका के सामने लाचार है, क्या होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है। ये सवाल का जवाब अगर आप दे सकें तो मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते।